हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल रही होगी बच्चों। तो बेटा आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है बेटा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। देखो बेटा, बहुत से कोर्सेज में इसका यूज़ होता है। जैसे जो बच्चे बीएससी या एमएससी कर रहे हैं, या जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या जो बच्चे बीसी और बीबीए कर रहे हैं, तो कई जगह पर बेटा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स आता है। तो डिस्क्रीट मैथ में बेटा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग एक एक कर करके पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे ये बेटा होगा मैथमेटिकल लॉजिक। देखो बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रीट मैथ्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा मैथमेटिकल लॉजिक। देखो बेटा, होता क्या है, इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। देखो बेटा, होता क्या है, जैसे हम जो बातें करते हैं इन जनरल, तो उन बातों को भी मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तुम कहोगे सर ये क्या बात हुई। हाँ, जैसे कि अभी तक हम सोचते थे यार मैथ्स का रियल लाइफ में तो कोई यूज़ ही नहीं है। जैसे हम सोचते हैं ठीक है भाई, हमने इंटीग्रेशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा और दुनिया भर की चीज़ें पढ़ी, उसका मैथ्स में क्या यूज़ है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमको डायरेक्ट बताएगा कि देखो भाई मैथ्स में, मैथ्स का रियल लाइफ में आखिर क्या यूज़ है। हम जो भी कुछ बोलते हैं या जो बातें करते हैं उनको भी हम मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यही बच्चों इस टॉपिक की खास बात है, इसलिए टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप मस्त होके पढ़ेंगे, टेंशन फ्री पढ़ाई करेंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा। और स्टार्टिंग से पढ़ना, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक बेटा नीचे मैं दे दूंगा और स्टार्टिंग से पढ़ना, इसकी एक अलग प्लेलिस्ट होगी। इसके अलावा मैं और भी बहुत से बेटा अलग अलग टॉपिक अपलोड कर रहा हूँ। जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, या फिर टॉपिक का नाम लिख दीजिए और लिख दीजिए HD मैथमेटिक्स, है ना। जैसे कि आपको ग्रुप थ्योरी चाहिए या मॉडर्न अलजेब्रा चाहिए तो लिख दीजिए मॉडर्न अलजेब्रा बाय HD मैथमेटिक्स, या लिख दीजिए लीनियर अलजेब्रा बाय HD मैथमेटिक्स। तो चांसेस हैं बेटा आपको टॉपिक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं आज से डिस्क्रीट मैथ्स की, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहां पर पढ़ेंगे मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, तो हम लोग बेटा इसको बहुत समझ के पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना बच्चों। टेंशन जाएगा पेंशन लेने। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत समझा करके बेटा पढ़ाता हूँ। देखो बच्चों, क्या होता है, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट। प्रोपोजिशन, और इसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है बेटा, प्रोपोजिशन या हम लोग इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, देखो बेटा ये क्या होता है, जैसे आमतौर पे हम रियल लाइफ में बहुत से सेंटेंस बोलते हैं रियल लाइफ में। जैसे कि मैंने आपसे पूछा वेयर आर यू गोइंग, डू यू नो इंग्लिश। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, मैंने कहा शट दी डोर, ओपन दी डोर। बहुत से सेंटेंस हम लोग रियल लाइफ में अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है ना। तो उनमें से सेंटेंस है ना, उनमें से कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन होते हैं, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन नहीं होते हैं, है ना। तो कौन से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन कहते हैं। देखो ध्यान दो बच्चों, ऐसे सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो उनको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये मैंने एक सेंटेंस बोला और ये सेंटेंस ट्रू है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, है ना। ये क्या हो गया, एक स्टेटमेंट। जो चीज़ ट्रू है या जो चीज़ फॉल्स है ना। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल सन राइजेस इन द वेस्ट, मतलब सूरज जो है वो पश्चिम में निकलता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये फॉल्स है, इसलिए ये एक स्टेटमेंट हो गया। तो जो चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, दोनों में से कोई एक है, वो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि 2 + 3 = 5, तो यहाँ पर मैथमेटिकल स्टेट सेंटेंस भी आते हैं। तो 2 + 3 = 5 ये क्या है, ये ट्रू है, तो जो ट्रू है वो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा।
तो इसको हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि ऐसा सेंटेंस जो ट्रू हो या जो फॉल्स हो, लेकिन दोनों ना हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि 4 ग्रेटर देन 6, तो ये क्या है, फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, चूंकि ये फॉल्स है इसलिए ये भी क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं। तो अगर मैं किसी से पूछूंगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये सेंटेंस ट्रू या फॉल्स की इसमें कोई मतलब नहीं है। इसमें हम ट्रू या फॉल्स का मतलब नहीं ढूंढ सकते हैं। वो आंसर बताएगा कि भाई मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, वो कहेगा भाई मैं मार्केट जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ, पिक्चर देखने जा रहा हूँ, मिलने जा रहा हूँ किसी से। कई तरीके हैं, कई आंसर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रू या फॉल्स जैसी कोई बात नहीं आएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा, नॉट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट एक नहीं होगा, है ना। जिसके ट्रू या फॉल्स होने की बात कर पाए या जो ट्रू या फॉल्स हो वो स्टेटमेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए, है ना, तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा ओपन दी डोर, मैंने कहा कि भाई दरवाजे को खोलिए, तो ये भी ट्रू या फॉल्स होने की बात इसकी नहीं हो सकती, तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। मतलब इसमें हम ट्रू या फॉल्स जो है वो नहीं ढूंढ सकते, है ना। मैं कहूँ ये ट्रू है या फॉल्स है तो इसकी बात यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे अब मैंने कहा मान लीजिए कि x + 2 = 4, ये मैंने एक सेंटेंस ले लिया। तो अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम बच्चों ये है कि अगर मैं x को 2 लूंगा तब तो ये ट्रू होगा, लेकिन अगर मैं x को 1 लूंगा या कुछ और लूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है, और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि x क्या है ना। तो ये क्या है, ये ट्रू या फॉल्स दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा कि x क्या है, कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे सेंटेंस जो ट्रू या फॉल्स दोनों होते हैं उन्हें हम स्टेटमेंट नहीं कहते हैं, ध्यान देना, ये है नॉट स्टेटमेंट। ये अपना स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स दोनों होने की पॉसिबिलिटी इसकी है, इसलिए ये एक स्टेटमेंट नहीं होगा, है ना भाई। स्टेटमेंट वही होगा जो क्लियर कट हो, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों में से कोई एक, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी हुई तो स्टेटमेंट इसको हम नहीं कहेंगे, ये बात ध्यान दो, है ना। यहाँ पर तो खैर ट्रू या फॉल्स होने की बात ही नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, मान लीजिए मैंने कहा कॉन्ग्रेट्स, ठीक है, कॉन्ग्रेट्स यू वन दी मैच। तो अगर मैंने कहा कि भाई आपने मैच जीत लिया है, इस बात का आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम ट्रू या फॉल्स होने की बात नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक स्टेटमेंट नहीं होगा, नॉट स्टेटमेंट, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ कि मुझे आपकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ, या मुझे आपकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा क्योंकि इसके भी ट्रू या फॉल्स होने की बात हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मैथमेटिकल लॉजिक जो अपना टॉपिक है बेटा, इसमें हम स्टेटमेंट के बारे में चीज़ों को पढ़ते हैं, है ना। जो चीज़ स्टेटमेंट नहीं है वो यहाँ पर हम नहीं पढ़ते, यानी कि मैथ्स में स्टेटमेंट का मतलब ऐसा सेंटेंस जिसको हम ट्रू कहें या फॉल्स कहें, लेकिन दोनों केस वहाँ पर ना बने। जैसे यहाँ पर देखो ट्रू या फॉल्स तो है, लेकिन ये x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे लेता हूँ कि x + 2 > 3, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये 3 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो ये भी ट्रू या फॉल्स दोनों है, और जो चीज़ दोनों है वो एक स्टेटमेंट नहीं होगी कभी भी, ठीक बात है। तो मैथमेटिकल लॉजिक में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन। स्टेटमेंट का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा, प्रोपोजिशन होता है। तो यहाँ पर हम मतलब अपने लॉजिक की बात यहाँ पर करते हैं, और उस लॉजिक में हम मैथ्स को यूज़ करते हैं, है ना। मतलब हम अब यहाँ पर अपनी बातों को सही या गलत साबित करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, तो इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आमतौर पे बच्चे सोचते हैं सर मैथ्स का जनरल लाइफ में क्या यूज़ है, तो जो बच्चे इस बात का सवाल पूछते हैं तो वहाँ अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा इस टॉपिक को, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। चलिए बेटा आगे बढ़े, हम लोग कुछ और अच्छी बातें करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो तो जैसे कि अब मैंने आपको समझाया, अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखता हूँ, है ना। तो
इसकी डेफिनेशन देखो क्या होगी। हालांकि डेफिनेशन का कोई बहुत मतलब तो नहीं होता है, फिर भी देखो मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिखता हूँ कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है बच्चों, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलते ही जा रही। देखो बच्चों, प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ डिक्लेरेटिव, ठीक है, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस that is either true or false, either true or false but not both। मतलब डिक्लेरेटिव मतलब जिसमें कुछ डिक्लेयर किया गया हो, कुछ बताया गया हो, कोई इंफॉर्मेशन दी गई हो, है ना, सवाल ना पूछा गया हो। जैसे क्वेश्चन वाले सवाल वेयर आर यू गोइंग, वो डिक्लेरेटिव नहीं हुए। सवाल ना पूछा गया हो, ठीक है, ऑर्डर ना दिया गया हो, जैसे कि मैंने कहा ओपन द डोर, ये ऑर्डर दिया गया, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑर्डर दिया गया, तो ये डिक्लेरेटिव नहीं हुए, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कांग्रेचुलेशन यू वन द मैच, आपने मैच जीत लिया, तो ये क्या हुआ, ये आश्चर्य प्रकट करने वाले, है ना, तो ये जो हुआ ये भी हमारा डिक्लेरेटिव नहीं हुआ। डिक्लेरेटिव मतलब जिसमें कुछ डिक्लेयर किया गया हो। तो डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं और जिनकी हम ट्रू या फॉल्स होने की बात करते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन दोनों नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो एक बात ध्यान देना कि जैसे क्वेश्चंस वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, क्वेश्चंस वाले स्टेटमेंट होते हैं, क्वेश्चंस वाले स्टेटमेंट का मतलब मैंने बताया था, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये हो गया अपना क्वेश्चन वाले, ठीक है, स्टेटमेंट, वेयर आर यू गोइंग। या जैसे एक्सक्लेमेशंस होता है, एक्सक्लेमेशंस का मतलब होता है आश्चर्य वाले एक्सक्लेमेशंस, ठीक है। एक्सक्लेमेशंस का मतलब होता है जैसे कि हम कुछ हैप्पीनेस, है ना, या खुशी या दुख करें या आश्चर्य करें, जैसे मैंने कहा कि मोस्ट वेलकम, है ना, या कांग्रेचुलेशंस, इस टाइप के जिसमें होते हैं, या आश्चर्य प्रकट किया जाए, अरे वाह मजा आ गया, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेशंस। ठीक है, तो जिसमें कांग्रेचुलेशंस कहा गया हो या वेलकम किया गया हो किसी चीज का, तो ये होते हैं एक्सक्लेमेशंस वाले सेंटेंस, है ना। और इसके अलावा देखो कमांड वाले, कमांड वाले जो सेंटेंस होते हैं, जैसे किसी को ऑर्डर दिया गया हो, जैसे मैंने कहा कि ओपन दी डोर या क्लोज दी डोर, तो मैंने कहा मान लो ओपन दी डोर, जैसे किसी को हमने यहां पर ऑर्डर दिया है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ये स्टेटमेंट नहीं होते हैं, ये नॉट स्टेटमेंट होते हैं। इस बात का यहां पर ध्यान रखना। इस प्रकार के सेंटेंस जहां पर क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है, जैसे व्हाट इज योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, ऐसे सवाल बचपन पूछे जाते थे आपसे जब कहीं जाते थे अपने अंकल के यहाँ, ठीक है, पापा के साथ अंकल के यहाँ गए तो अंकल टेस्ट लेने के लिए मुझसे तो खैर पूछे जाते थे बहुत इस प्रकार के सवाल। अब तो खैर टाइम खत्म हो गया, अब तो बच्चे जो हैं वो गुस्सा हो जाते हैं कि अंकल बहुत सवाल पूछते नहीं जाएंगे, पहले दो चपाटे पढ़ा करते थे कि अंकल के यहाँ अगर गए तो अंकल जरूर ट्रांसलेशन पूछते थे कि बताओ बेटा राम जाता है इसकी अंग्रेजी क्या होगी, राम जाता है जरूर पूछते थे, ठीक है। और सीधा सवाल होता था व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज, ये तो बना बना के बोलने वाली बातें बाद में आई, व्हाट इज, पहले तो भाट कहते थे, भाट इज योर नेम, तो भाई बोलना पड़ता था कि सर माई नेम इज, कहते अगर मैंने कह दिया माई नेम इज तो चाटा पड़ता था, सर नहीं लगाया, सर सर लगाना चाहिए, सर माई नेम इज। तो इस टाइप टाइप के बहुत से क्वेश्चन पूछे, टेबल पूछे जाते थे, पहाड़े जानते ना, पहाड़ी, कि कितने 872, अरे यार टेंशन में आते थे मतलब अंकल के यहाँ अगर गए तो दो चार ट्रांसलेशन या टेबल या जरूर इस प्रकार की स्पेलिंग पूछी जाती है, कुछ भी पूछ लेते थे। जैसे घर में धनिया की पत्ती रखी तो बताओ बेटा इसकी अंग्रेजी क्या होगी, अब टेंशन में आ गया। टमाटर रखा, बताओ बेटा इसकी स्पेलिंग क्या होगी, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, तो टेंशन में आ गए।
तो खैर अब तो तुम तो यार मतलब अब तो वो टाइम ही ख़त्म हो गया, तुम तो अपनी मर्जी के मालिक हो गए, तुम तो अंकल लोगों को धमका देते हो अब तो तुम बहुत होशियार हो गए हो। हम लोगों का टाइम अलग था, हम लोग डर डर के जीवन जीते थे अपना, कितने डर से बेटा निकले हैं, तुम्हें क्या बताएं, मतलब डर डर में ही जीवन बीत गया। अब तो तुम बादशाह हो, माँ बाप को अपने ऑर्डर देते हो कि पापा मैं नहीं पढ़ूंगा, मम्मा मैं बिजनेस करूंगा, पढ़ाई लिखाई से मेरा कोई नाता नहीं है, और उससे बड़े बड़े ऑर्डर देते हो कि शादी करूंगा या करूंगी तो यहीं करूंगा या यहीं करूंगी नहीं तो नहीं करूंगा। तुम्हारी तो खैर बात ही अलग है, अब तो जमाना ही बदल गया, मतलब क्या बताया जाए। ठीक है, मेरे टाइम की बातें अलग थी। तो मेरे टाइम का मतलब जैसे आपकी फादर की एज का मतलब मैं हो सकता हूँ, इस समय मैं 50 के आसपास हूँ। तो अपने फादर से पूछना कि उनके टाइम में क्या क्या हुआ करता था। जनरली मतलब अगर आपकी एज जो है वो 20 या 25 या 30 के नियर अबाउट है, जनरली जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस एज के ही होंगे, है ना, जो बीएससी या एमएससी में पढ़ रहे होंगे या कोई प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब पढ़ने को तो हो सकता है कि 45 ईयर वाले बच्चे भी मेरे चैनल पे बहुत सारे पढ़ते हैं, लिख के आता है यूट्यूब पर कितनी एज के कितने परसेंट लोग पढ़ते हैं सब लिख के आता है। तो मैक्सिमम जो लोग मेरे चैनल पे पढ़ते हैं वो एज वाइज जो है वो 18 से लेकर के 25 के होते हैं, और यही है भाई बीएससी एमएससी के बच्चे जो तैयारी वगैरह करते हैं वो इसी एज के जनरली होते हैं। हालांकि काफ़ी 40 मतलब मैक्सिमम ये पढ़ते हैं, मतलब 50-60% जो पढ़ने वाले बच्चे इस एज ग्रुप के हैं, बाकी 20% पढ़ने वाले वो 30-40 एज ग्रुप के भी हैं। तो कोई बात नहीं, पढ़ाई में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ मतलब जो मैं बोलता हूँ वो उसी एज ग्रुप को ध्यान में रख के बोलता हूँ कि भाई आप 18 से 24 के बीच के होंगे। अब एक्सेप्शनल तो हो सकता है कि आप 50 के भी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपका सम्मान है, आपकी रिस्पेक्ट है, अगर आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ पढ़ना चाहिए, ठीक है, सीखना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग कमेंट करते हैं मेरे चैनल पे कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है, तो बताइए आगे अब पढ़ाऊँ तो क्या पढ़ाऊँ, ऐसे कमेंट बहुत लोग करते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि हाँ लोग पढ़ा रहे हैं और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए, है ना, सब कुछ है। मतलब मेरे चैनल पे एक खास बात है कि मैं कोशिश करता हूँ, और पढ़ाने में बहुत सारे रोजगार छिपे हुए हैं और इसमें आपको किसी की नौकरी नहीं करनी है। टीचिंग का काम किसी भी नौकरी से अच्छा है। अगर आप प्राइवेट टीचिंग भी कर रहे हैं, किसी भी लेवल पर कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस से करिए आप, और ये किसी भी नौकरी से अच्छा है, मैं ये मानता हूँ। मैंने हमेशा जब से होश संभाला है मैंने खुद अब तक प्राइवेट टीचिंग ही की है। वो तो ये पिछले 1.5-2 सालों से, 1 साल से करीब दिमाग में आ गया कि मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँगा, तो सारी नौकरी मैंने छोड़ दी जो मैं कर रहा था, और इस समय मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ, केवल यूट्यूब पे वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ। तो खैर मतलब अपना अपना सोच है, अपना अपना वो है, टाइम है। मुझे लगा कि नहीं यार मैंने बहुत पढ़ा लिया, नौकरी बहुत कर ली, अब थोड़ा समाज का भला मुझे करना है। और बच्चों को, जो बच्चे, अच्छा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं कि सर ऐसा है कि मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, मैं आपके चैनल से पढ़ रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बता दूँ, जो लोग फीस देते हैं ना, वो भी फीस दे के भी अच्छी पढ़ाई कोई आजकल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मिल नहीं रही। आप फीस दे के देख लेना कहीं। मेरे बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जैसे मॉडल अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा है, बहुत से टॉपिक ऐसे, टेंसर है, टोपोलॉजी है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, इनमें आप कहीं फीस दे के भी पढ़ के देख लेना। बहुत से टॉपिक ऐसे टफ मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप अगर 10 जगह फीस दोगे ना तब भी आप कहोगे अरे यार क्या फीस दे के फंस गए, तो पैसा बर्बाद हो गया। बहुत से बच्चे ऐसा लिखते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। कहते सर टोपोलॉजी का कोर्स लिया था, उसका टी भी समझ में नहीं आया था, एक जगह फीस दे के फंस गया, लेकिन सर आपके चैनल पे पढ़ा तो सब कुछ फ्री था। खैर चलो, बातें हैं, बातें होती रहेंगी। अच्छा, उसमें से कुछ इतने ज़्यादा निगेटिव होते हैं कि ये जो मैं मोटिवेशन करता हूँ बच्चों का, इसमें भी निगेटिविटी निकाल लेते हैं। कहते सर आपने 10 मिनट का टाइम ख़राब कर दिया। अब नेगेटिव लोग तो हैं दुनिया में, अगर लोग निगेटिव ना होते तो मुझे ये बातें क्यों करनी पड़ती। अगर सब अच्छे होते, सब पॉजिटिव होते, तो फिर मैं सीधे सीधे पढ़ाता रहता, बच्चों को मोटिवेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। तो मतलब हर टाइप के लोग हैं, निगेटिविटी निकाल लेते हैं। कई बच्चे गुस्सा हो जाते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक अपलोड किया, तो गुस्सा हो जाता है कि सर मेरा टॉपिक क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई, सबको ध्यान में रख के अपलोड होगा बेटा। आप मतलब मैं कोशिश करता हूँ हर बच्चे की फरमाइश पूरी करूँ। तो ये देखा, बहुत से बच्चे कई दिन से इसको लिख रहे थे, सर डिस्क्रीट समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा परेशान मत हो, मैं समझा दूंगा, टेंशन नहीं पालो, सब कुछ होगा। चलो खैर आगे बढ़े। तो इस टाइप के जो बेटा क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मतलब स्टेटमेंट नहीं होते हैं, है ना।
डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें कुछ डिक्लेयर किया गया हो और जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो लेकिन दोनों नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए, तो ये कोई भी जो है ना वो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। सेंटेंस तो सारे हैं, ये सब सेंटेंस है लेकिन स्टेटमेंट नहीं है। देखो सेंटेंस एक अलग चीज है और स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन एक अलग चीज है। तो हम बात कर रहे हैं कौन से सेंटेंस प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट होंगे। ये सब सेंटेंस तो हैं, सेंटेंस तो कुछ भी है, सेंटेंस का मतलब आप कुछ भी बोलिए वो सेंटेंस है। लेकिन मैथमेटिक्स ये कहता है ऐसे सेंटेंस स्टेटमेंट होंगे जो या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे लेकिन दोनों नहीं होंगे। ठीक है ना? लिखो जल्दी से बच्चों। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि परेशान नहीं होना, है ना? देखो अच्छा, अब ध्यान रखना जो हमारा स्टेटमेंट होता है उसको हम स्मॉल p या स्मॉल q या स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी स्टेटमेंट को। और मैथमेटिकल लॉजिक जो टॉपिक है इसमें हमें स्टेटमेंट ही दिए जाएंगे, ये स्टेटमेंट की ही स्टडी है। ठीक है ना? ध्यान देना। देखो जैसे कि मान लीजिए अब हम लोग आगे बढ़ें और कुछ और बातें यहां पर सीखें। देखो क्या होता है, जो हमारा सिंगल स्टेटमेंट होता है ना, उसे हम खाली स्टेटमेंट या एटॉमिक स्टेटमेंट भी कहते हैं। जैसे ये भाई हमने जो भी स्टेटमेंट लिखी वो सब क्या थे बच्चों? सिंगल स्टेटमेंट थे। ठीक है ना? देखो जैसे जो हमारा सिंगल प्रोपोजिशन है, जैसे अकेला प्रोपोजिशन है ना, तो जो हमारा सिंगल प्रोपोजिशन होता है, सिंगल प्रोपोजिशन, इसको हम खाली प्रोपोजिशन भी कहते हैं और इसको हम प्राइमरी प्रोपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है? और इसको हम प्रिमिटिव प्रोपोजिशन भी कहते हैं, है ना? तो जैसे अभी तक हमने जितने भी पढ़े थे वो सब यही थे, है ना? या इसको एटॉमिक प्रोपोजिशन भी कहते हैं। ये सब अलग अलग नाम हैं और यहाँ पर नामों में बहुत ज़्यादा हमको उलझाया जाता है, तो ये सब नाम हमको बेटा दिमाग में रखने पड़ते हैं। एक ही चीज़ के कई अलग अलग नाम हैं। इसको एटॉमिक प्रोपोजिशन भी कहते हैं, प्रिमिटिव प्रोपोजिशन, प्राइमरी प्रोपोजिशन या सिंपल प्रोपोजिशन भी कहते हैं। जैसे अभी तक हमने जो भी प्रोपोजिशन पढ़े थे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 3 + 4 = 7, तो ये अपने आप में एक प्रोपोजिशन है क्योंकि ये ट्रू है, तो ये सिंगल प्रोपोजिशन यहाँ पर हो गया। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद देखो क्या होता है। हाँ, अगला आता है कि कंपाउंड प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट सेम बात है, बता रहा हूं बार बार मैं आपको। ठीक है? कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन या इसको हम कंपोजिट प्रोपोजिशन भी कहते हैं, एक ही बातें हैं सारी। कंपोजिट प्रोपोजिशन भी इसको हम लोग कहते हैं, या इसको हम लोग मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है? तो ये सब एक ही बातें हैं, ध्यान देना। ठीक है? देखो इसमें क्या होता है, जब दो स्टेटमेंट को आपस में मिला दिया जाता है कुछ वर्ड्स का यूज करके, जब दो स्टेटमेंट को आपस में मिला दिया जाता है कुछ वर्ड का यूज करके, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं कनेक्टिव्स। देखो क्या होता है, और पूरे स्टेटमेंट को कहा जाता है कंपाउंड प्रोपोजिशन। जैसे मैंने कहा कि इफ you come to class then I will teach you। तो देखो यहां पर क्या हुआ कि दो स्टेटमेंट थे, you come to class then I will teach you, है ना? हालांकि अब ध्यान देना पड़ेगा, ये चलो उसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये स्टेटमेंट भी होने चाहिए दोनों, ये भी ध्यान रखना है, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया कि 1 + 2 = 3 और 3 + 1 = 4। अब देखो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट थे, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, और उसको मैंने क्या किया, आपस में और से कनेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। और जिस
वर्ड का यूज करके मैंने कनेक्ट किया है, इसको हम कहते हैं कनेक्टिव्स, है ना, ये है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कनेक्टिव, जिस वर्ड का यूज करके मैंने उनको आपस में कनेक्ट किया है ना। देखो जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने कहा इफ दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, if Delhi is capital of India, then VNS मतलब बनारस, वाराणसी, VNS वाराणसी का शॉर्ट नेम है, VNS is capital of UP, ठीक है, कैपिटल ऑफ यूपी। तो अब देखो यहां पर क्या किया, इफ देन का यूज करके दो स्टेटमेंट को कनेक्ट किया। एक स्टेटमेंट ये है कि दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एक स्टेटमेंट है क्योंकि ये ट्रू है। वीएनएस यानी वाराणसी इज कैपिटल ऑफ यूपी, ये फॉल्स है, लेकिन है तो स्टेटमेंट ना। तो मैंने दो स्टेटमेंट को इफ देन का यूज करके कनेक्ट किया, तो इफ देन यहां पर कनेक्टिव हो गया, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने कहा कि 3 ग्रेटर देन 2 एंड 1 लेस देन 3। अब देखो मैंने यहाँ पर एंड का यूज किया और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। तो ये वो वर्ड्स हैं जैसे और हो गया, इफ देन हो गया, एंड हो गया, इनका यूज करके दो स्टेटमेंट को आपस में मिला दिया जाता है। तो ये वर्ड कौन कौन से, एंड हो गया, और हो गया, इफ देन हो गया, ऐसे और भी आएंगे, है ना। एक होता है इफ एंड ओनली इफ। तो ये सब हमारे कनेक्टिव्स होते हैं, है ना। और ये पूरे के पूरे जो हमारा स्टेटमेंट है, इसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट या कंपोजिट स्टेटमेंट या इसको बेटा हम मॉलिक्यूलर स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात यहां पर समझो, ये और हो गया, एंड हो गया, तो इनकी भी स्टडी हमें अभी करनी है अच्छे से। अभी हम लोग बेसिक को समझ रहे हैं, परेशान मत हो, सीधे करके सबको समझेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई इसके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड किए जाएं। अदरवाइज क्या होता है, बहुत से टॉपिक ऐसे हैं, मैं ये मानता हूँ, जिनके मैंने इनिशियली वीडियो अपलोड किए हैं और उसके बाद आगे नहीं किए, यदि 5-6 वीडियो अपलोड किए फिर नहीं किए, है ना। लेकिन वो आगे धीरे धीरे करके मैं उन्हें कंप्लीट कर रहा हूँ, टेंशन नहीं पालना, प्ले लिस्ट पर जाके देखा करो, है ना। अच्छा, बहुत से बच्चे कहते हैं सर आपने 5-6 क्यों अपलोड किए, तो मतलब मैंने 5-6 इसलिए अपलोड किए जिससे कि हर बच्चे को टॉपिक की अपने स्टार्टिंग मिल जाए, उसको इंटरेस्ट आ जाए, उसको बेस समझ में आ जाए। और मैक्सिमम अब मैं आगे कंप्लीट कर रहा हूँ, और जैसे इसको भी मैं आगे कंप्लीट करूँगा, टेंशन नहीं पालना, प्ले लिस्ट पर जाके देखना। प्ले लिस्ट का लिंक कई जगह पर नीचे दिया गया है, कई जगह पर नहीं भी दिया गया। जो पुराने वीडियोज़ थे उसमें बेटा उतना मुझे लिंकिंग देना आता नहीं था, मैं खुद भी इतना टेक्निकल नहीं था, नया नया चीज़ों को सीख रहा था, मैं तुमको सच बता रहा हूँ। और ये वीडियो भी जो बना रहा हूँ इसके पीछे भी जो मेरे बच्चे हैं या छोटे छोटे जो भी आसपास के बच्चे हैं या जो रिलेटिव के मेरे बच्चे हैं, उनका सब योगदान है, तभी मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। क्योंकि हमारे ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, तो हम लोग जब 30-35 साल के हुए तब तो पहली बार मोबाइल या कंप्यूटर मैंने देखा अपने सामने। अब तुम लोग तो खैर मतलब पैदाइशी ही टेक्निकल हो, तुम लोगों की बात मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इतना मुझे आता नहीं था लिंकिंग शेयर करना, धीरे करके मैंने सीखा चीज़ों को, अब मैं आजकल कर रहा हूँ। पुराने वीडियोज़ में मैंने लिंक शेयर नहीं किया था, तो खैर कोई बात नहीं। एक प्लेलिस्ट का कॉलम होता है, मेरे चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट के कॉलम में जाके सर्च करो, ये तो आपको मिलेंगे टॉपिक। तो किसी भी टॉपिक को देखना है, और प्लेलिस्ट में जितने भी बेटा वीडियोज़ हैं वो सब सीक्वेंस वाइज ही हैं, ध्यान रखना। जितनी भी प्लेलिस्ट हैं उनमें जितने भी वीडियोस हैं वो सब सीक्वेंस वाइज ही आपको, कई बार कई जगह नंबरिंग है और कई जगह नंबरिंग भी नहीं है, तो टेंशन नहीं पालना, ठीक है ना। नंबरिंग नहीं भी है तब भी वो सीक्वेंस वाइज है, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो बेटा अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ें और हम लोग यहाँ पर देखो इनको जरा कनेक्टिव्स को समझें, है ना। अब ये अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये है कनेक्टिव्स, ठीक है। इनको जरा हम समझें। कनेक्टिव्स कई सारे होते हैं और एक एक करके हमें सारे कनेक्टिव्स को समझना है और उनकी ट्रुथ टेबल को समझना है। देखो ध्यान दो, वैसे तो ये टॉपिक अगर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक उठाएंगे तो उसमें भी है ना। तो कोई बच्चा अगर 11th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है ना। जैसे कि आप कहीं हो सकता है पढ़ा रहे हो किसी बच्चे को और वो 11th क्लास में हो, तो आप उसको यहाँ से सीख करके पढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, इजी है। 11th क्लास में बिल्कुल बेसिक दिया गया है ना। बाकी फिर हायर स्टडीज़ में सारी चीज़ें,
इसमें कई चीजों का यूज होगा आगे चल के, जैसे सेट्स है, फंक्शंस है, ग्रुप थ्योरी है, उनका भी यहाँ पर यूज होता है डिस्क्रीट में इसमें। तो वो सारी बातें मैं जरूरत पड़ने पर बताऊंगा, वैसे मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है ये सारी चीजें, ठीक है ना। देखो अब बच्चों इसमें कॉन्सेप्ट आता है और ये कॉन्सेप्ट होता है कनेक्टिव्स। देखो कनेक्टिव्स में क्या होता है, ऐसे वर्ड्स मैंने बताया जिनको हम, अच्छा थोड़ा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं यहाँ लिख देते हैं कनेक्टिव्स, ठीक है, डबल एन है ये, ठीक है भाई। स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये अंग्रेजी का ही टॉपिक है, ठीक है। स्पेलिंग गलत लिख जाएंगे तुमको, क्या सर स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है। तो कनेक्टिव्स का मतलब हो गया ऐसे वर्ड जिनको यूज करके हम 2 या 3 स्टेटमेंट को मिला करके एक नया वर्ड बनाते हैं। जैसे इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे कि देखो इसमें सबसे पहला आता है एंड, सबसे पहला इसमें आता है एंड। एंड को हम कंजंक्शन भी कहते हैं, मतलब इसका जो मैथमेटिकल नेम है वो कंजंक्शन है, ध्यान देना। एंड को हम कंजंक्शन भी कहते हैं, इसका मैथमेटिकल नेम जो है वो कंजंक्शन है, और इसका सिंबल ये होता है ना। जैसे कि मान लीजिए एक स्टेटमेंट P है तो मैं ऐसे लिखूंगा P एंड Q, P एंड Q, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा एक स्टेटमेंट मैंने P ले लिया, मैंने P ले लिया फॉर एग्जांपल कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, और मान लीजिए Q मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल कि 2 + 3 = 5। तो मतलब अगर मैं इन दोनों के बीच में ये सिंबल लगा दूंगा तो इसका मतलब मैं इन दोनों के एंड की बात कर रहा हूं, है ना। तो एंड को हम कंजंक्शन भी कहते हैं और इसका ये सिंबल होता है यहां पर, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखो दूसरा यहां पर होता है और को हम लोग डिसजंक्शन भी कहते हैं, ओ और इसको हम लोग डिसजंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और इसका सिंबल ये होता है और यहां पर होता है P और Q, ऐसे करके, ठीक है ना। तीसरा देखो जो कनेक्टिव आता है वो आता है इम्प्लाई। इम्प्लाई को हम इफ देन भी कहते हैं, इम्प्लाई को हम इफ देन भी कहते हैं, और इसको हम कंडीशनल भी कहते हैं, कंडीशनल, है ना। और इसका भी यूज करके हम लोग, और मतलब सॉरी इफ, ये इम्प्लाई यहां लिखना चाहिए था हमको, और इफ देन यहां लिखना चाहिए, है ना। इफ देन जैसे मैंने बताया था ना अभी, इफ देन का यूज करना, और इसको हम कंडीशनल कहते हैं, और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई P इम्प्लाई Q, है ना, P इम्प्लाई Q। इम्प्लाई की जगह कई लोग सिंगल एरो भी यूज कर लेते हैं, वो भी इम्प्लाई का ही सिंबल होता है, ठीक है ना, इफ देन। अच्छा इसके बाद देखो फोर्थ आता है जिसको हम इफ एंड ओनली इफ कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ इसको हम लोग कहते हैं, और इसका नाम होता है बाई कंडीशनल, इसका नाम होता है बाई कंडीशनल, ठीक है। और ये इसका सिंबल होता है ऐसे करके, और इस सिंबल को हम ऐसे भी कहते हैं, और ये होता है P डबल इम्प्लाई Q, ऐसे करके ये होता है ना। अच्छा देखो इसके बाद क्या होता है, एक और होता है जिसको हम नॉट कहते हैं, नॉट, इसको हम नॉट कहते हैं। नॉट को निगेशन कहा जाता है, हालांकि कुछ लोग इसको कनेक्टिव नहीं मानते, जैसे कुछ राइटर इसको नॉट को कनेक्टिव नहीं मानते, बोलते कनेक्टिव का मतलब 2 चीजों को जोड़ो। अगर आप सेंटेंस के आगे नॉट लगा दोगे तो सॉरी, अगर आप स्टेटमेंट के आगे नॉट लगा दोगे तो रहेगा तो वो एक ही स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट को आपस में जोड़ा तो नहीं आपने। तो कई राइटर नॉट को कनेक्टिव नहीं मानते हैं और कई राइटर नॉट को कनेक्टिव मान भी लेते हैं, ठीक है। मुझसे पूछोगे तो मैं भी नॉट को कनेक्टिव नहीं मानता हूं, ठीक है ना, ध्यान देना। तो नॉट, है ना, और इसको निगेशन, और इसका सिंबल देखो ये ऐसे करके होता है, या कई जगह सिंबल इसका ऐसे भी बना होता है, ऐसे करके ना, ये सिंबल ज्यादा इसमें चलता है, ठीक है ना। तो ये नॉट, तो मतलब नॉट को कई जगह लोग कनेक्टिव मान लेते हैं, और आपकी मर्जी है कि आप चाहे तो कनेक्टिव माने और चाहे तो उसको कनेक्टिव नहीं माने, ठीक है ना। तो ये वैसे हमारे कनेक्टिव्स हैं, और इनको हमें कनेक्टिव्स को जरा ध्यान से पढ़ना है। देखो कनेक्टिव में खास बात क्या होती है कि भाई कनेक्टिव्स में
सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनकी ट्रुथ टेबल्स, है ना। कनेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनकी ट्रुथ टेबल्स, है ना। ट्रुथ टेबल्स का मतलब होता है कि भाई पूरा का पूरा स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, है ना। ट्रुथ टेबल का मतलब क्या होता है कि भाई पूरा का पूरा स्टेटमेंट कब ट्रू होगा। जैसे हम लोग देखो एक एक करके सबकी ट्रुथ टेबल्स यहाँ पर पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि भाई हम ट्रुथ टेबल किसकी कैसे देखेंगे, है ना। देखो तो देखते हैं हम लोग ट्रुथ टेबल कि भाई किसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, और इसमें हम लोग यहाँ पर फिर आगे चीजों को पढ़ेंगे। ठीक बात है ना। देखो ध्यान दो, देखो जरा थोड़ा सा ट्रुथ टेबल को पढ़ने से पहले नॉट को देखा जाए। चलो अच्छा नॉट को बाद में देखते हैं, पहले ट्रुथ टेबल थोड़ी देख लेते हैं। देखो ध्यान दो, लिखो जल्दी से बेटा, इसको लिख लो फटाफट जल्दी से। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। देखो बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले बेटा हम लोग कंजंक्शन को पढ़ेंगे। कंजंक्शन जिसको हम एंड भी कहते हैं। देखो क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए P एक स्टेटमेंट है और Q एक स्टेटमेंट है, और हमें P इंटरसेक्शन Q के बारे में मालूम करना है ना। P इंटरसेक्शन Q, तो इसी सिंबल को हम कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है, या इसको हम एंड भी कहते हैं। देखो जैसे मान लो क्या होता है कि अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है तो इनका इंटरसेक्शन ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो इनका इंटरसेक्शन फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है तब भी इनका इंटरसेक्शन फॉल्स होगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी उसका इंटरसेक्शन फॉल्स होगा, है ना। एंड का मतलब क्या हो गया, कंजंक्शन। मतलब ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई बच्चों, इसको कहा जाता है ट्रुथ टेबल। इसको बेटा हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं, है ना। ट्रुथ टेबल इसको हम लोग कहते हैं। तो ट्रुथ टेबल से देखो बेटा फायदा क्या होता है, मैं तुमको यहां पर बताता हूं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट P लिया और मैंने कहा कि 2 + 1 = 3, और दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिया कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब कायदे में मुझे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लिखना चाहिए, खैर कोई बात नहीं, इंटीरियर ही है मान लो। तो मान लीजिए दो स्टेटमेंट हैं, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, और दूसरा वाला भी क्या है, बोलो ट्रू, दोनों ट्रू हैं। अब हमसे पूछा जाए कि अगर इन दोनों का एंड किया जाए तो एंड क्या होगा। तो देखो ध्यान दो, जब दोनों ट्रू हैं तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब जैसे मैं कहूं कि 2 + 1 = 3 एंड, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इज 180 डिग्री। ऐसे पूरा स्टेटमेंट मैंने लिया तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बोलो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। तो जब दोनों ट्रू हैं तो दोनों ट्रू का इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। देखो जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने कहा एक स्टेटमेंट कि 3 > 1, मान लो ये मैंने P लिया, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिया P 3 > 1, ये मैंने P लिया, और Q मान लो मैंने लिया कि 2 < 1। तो अब देखो यहां पर क्या है कि ये तो ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इनका इंटरसेक्शन, तो मतलब अगर मैं P इंटरसेक्शन Q निकालूंगा, यानी P कंजंक्शन Q मैं निकालूंगा, तो एक ट्रू है एक फॉल्स है,
तो फाइनली ये फॉल्स हो जाएगा। या जैसे मान लो मुझसे ये पूछा गया कि 3 ग्रेटर देन 1 एंड 2 लेस देन 1, ये पूरा स्टेटमेंट क्या हुआ, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। 3 ग्रेटर देन 1 ये सही है और 2 लेस देन 1 ये फॉल्स है ना। 3 ग्रेटर देन 1 ये ट्रू है और 2 लेस देन 1, 2 लेस देन 1 क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। तो एक ट्रू एक फॉल्स है, तो जब एक ट्रू एक फॉल्स है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ भी देखो एक फॉल्स है एक ट्रू है तो आंसर फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स हो गए तब भी उनका आंसर फॉल्स ही होगा, है ना। तो ये यहाँ पर हम लोग कंजंक्शन की ट्रुथ वैल्यूज इस तरीके से बच्चों यहाँ पर निकालते हैं, इस बात को समझो। तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, दो स्टेटमेंट लिख देंगे, देखेंगे बीच में क्या कनेक्टिव है। तो बीच में यहाँ पर कनेक्टिव जो है बेटा वो एंड है या कंजंक्शन है। तो ऐसे केस में फाइनली दोनों को देख करके हमें देखना होगा कि एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, या एक फॉल्स है एक ट्रू है। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे, है ना। दोनों ट्रू है तभी उनका एंड ट्रू आएगा, अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तब भी उनका एंड फॉल्स होगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी उनका जो एंड है यहाँ पर ये फॉल्स होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने बेटा इस टॉपिक की स्टार्टिंग की है, इसके वीडियो आते रहेंगे, नीचे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, तो प्लेलिस्ट पे जा करके आप वीडियो पढ़ेंगे तो आपको और भी वीडियोस मिलेंगे, टेंशन नहीं पालना, वीडियो आते रहेंगे, ठीक है ना। और हो सकता है जब तक आप देख रहे हो तब तक ये पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गई हो। तो प्लेलिस्ट पे जाकर देखना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो प्रेजेंट टाइम के लिए कह रहा हूँ। हो सकता है आप साल भर के बाद इसको देख रहे हो तब तक क्या पता पूरी प्लेलिस्ट ही कंप्लीट हो गई हो। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, हम लोग आगे भी और अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ट्रुथ वैल्यूज हम लोग पढ़ेंगे और अगले वीडियो में भी पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा मैं ऐसा कुछ जब पढ़ाता हूँ तो पहले से कोई नियम कानून नहीं बनाता कि आज यार 5 मिनट में इतना पढ़ाना है, 2 मिनट में। अरे यार पढ़ाई को अगर तुम सीमाओं में बांध दोगे तो पढ़ाई थोड़ी रह जाएगी, वो तो फिर आप मशीन बन गए कि अरे यार 2 मिनट में इतना पढ़ना है तो 3 मिनट में उतना पढ़ना है, 4 मिनट में उतना पढ़ना है। ऐसे ऐसे पढ़ाई आपको ना टफ लगने लगती है, यही चीज़ें फिर पढ़ाई में टेंशन देने लगती हैं। पढ़ाई को एंजॉयमेंट के तरीके से आप देखिए, पढ़ाई को मस्ती के अंदाज से आप देखिए, तो आपको पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी, फिर आप ज़्यादा भी पढ़ लोगे। जहाँ आपने पढ़ाई को लिमिटेशन में बांधा कि अरे यार 2 मिनट में ये पढ़ना है, 3 मिनट, वहीं आपको टेंशन होने लग जाएगी, फिर आप लंबे समय तक पढ़ नहीं पाओगे। ये बात ध्यान देना, पढ़ाई में एंजॉय करना सीखो। मैं कभी भी कुछ सोच के नहीं आता कि यार 1 घंटे में तो नहीं पढ़ा देंगे, मूड हुआ तो ज़्यादा पढ़ा दिया और मूड हुआ तो अपना कम पढ़ा दिया, जैसा जैसा लगा। ठीक है ना, तो अंदाज बेटा मेरा कुछ इस तरीके का है पढ़ाने का। हाँ, पढ़ाई में इंटरेस्ट आना चाहिए, ये मेरा जो है वो पहला एक तरीके से गोल है, टारगेट है। बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना सीखें, बच्चे मैथ्स में इंटरेस्ट लेना सीखें, मैथ्स को बिल्कुल भी टफ ना समझें, मैथ्स इजी है और टफ से टफ टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, सारे इजी। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।